वेलकम टू बोधी न्यूज प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग 3 जनवरी 2017। संक्षिप्त व सारगर्भित बोधी समाचार व विश्लेषण सेवा में आपका हार्दिक स्वागत है। हर बोधी न्यूज इंस्टॉलमेंट के साथ आपको मिलते हैं न्यूज एनालिसिस वीडियो, इंपॉर्टेंट न्यूज हाइलाइट्स फॉर द डे फैक्ट्स। आज आपको डिफेंस और मिलिट्री के 10 प्रमुख तथ्य हम बताएंगे जो किसी भी परीक्षा में काम आएंगे। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाकर रेलेवेंट पोस्ट पढ़नी होगी। बोधी रिसोर्सेस, जहां आपको मिलते हैं बेहद यूजफुल एक्स्ट्रा संसाधनों की लिंक्स जो बोधी रिसोर्सेस पेज पे है। इसका वेब यूआरएल भी हम समय समय पर दिखाते रहते हैं। और नेचुरली हर बोधी न्यूज के साथ एक डाउनलोडेबल पीडीएफ जिसमें सारे बिंदु आपको मिलते हैं। लेकिन एज वी रेकमेंड, प्लीज मेक ए बोधी न्यूज नोटबुक सो दैट आपकी अपनी नोटबुक बने और उसमें ये सारे बिंदु जो आज के हम 4 एडिटोरियल्स लेंगे, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स विल राइट इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स विल राइट इन हिंदी, ईमानदारी से और लगन से अपने नोट्स अपने हाथों से बनाने का फायदा कुछ ही हफ्तों और महीने में आपको हैंड राइटिंग के सुधार में और अपने कॉन्फिडेंस के सुधार में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। बोलने की जरूरत ही नहीं होगी। वंस अगेन विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड अ ब्राइट न्यू ईयर 2017। आपके तोहफे जरूर 1 जनवरी के हमारे बोधी न्यूज पोस्ट में से ले लीजिएगा। एंड वन ऑफ द गिफ्ट्स वी हैव फॉर यू इज द एनरोलमेंट फॉर लाइव सेशन समीक्षा, द लाइव करंट अफेयर्स रिव्यू। स्क्रीन पर जो लिंक आपको दिख रही है, इसे अपने ब्राउजर बार में प्रॉपरली टाइप कीजिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करते हैं आप लोग और फिर हमसे पूछते हैं कि सर लिंक ही नहीं खुल रही, लिंक दीजिए। कम से कम लिंक तो सही टाइप करें, ये भी एक स्किल ही है अल्टीमेटली। Smartphones have really made life not so smart for many of us. यहां जाके आप लाइव समीक्षा करंट अफेयर्स रिव्यू जो महीने में 2 बार होगी के लिए एनरोल करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। दिस इज एन एब्सोल्युटली फ्री सर्विस। Bodhi News useful for professionals or MBA students studying in some college, fresh college students willing to develop their own intellect, all competitive exams and homemakers and school students as well. news.bodhibooster.com is our website. Bodhi News is different from everything else because of these 8 factors that you see on the screen, and we really mean it and we try our best to live up to it. और आपको जो सपोर्ट और सहयोग हमें लगातार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह ये साथ बना रहे। Brought to you by PT Education and PT's IAS Academy. इनके वेब लिंक्स भी स्क्रीन पर हैं। इनके और एक्स्ट्रा रिसोर्सेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अलग से उपलब्ध हैं, उन वेबसाइट्स पे जाके यूज करें। We keep rotating various articles and editorials from multiple newspapers. किसी भी यंग स्टूडेंट या प्रोफेशनल को हमारी एक ही एडवाइस होगी, सिर्फ एक अखबार से चिपक के कभी मत रहिएगा। हो सकता है टेम्पररीली आपको शायद ऐसी गलतफहमी हो जाए कि इससे तो सारी परीक्षाएं क्लियर होंगी, हो सकता है हो भी जाए, लेकिन वो आपको पूरी तरह से एक ही दिशा में बायस्ड बना के रख देगा। Intellectual blindness of the arrogant variety is a disease. Stay away from it and keep your mind open to possibilities. Otherwise, you will not even know that you have been intellectually blinded. Anyway, we will keep doing our job. Make full use of the playlist of all Bodhi News videos. आपके लिए बहुत अच्छा रिवीजन का टूल है। ट्रैवलिंग करते वक्त बोधी न्यूज श्रुति सुनते चलिए, बहुत अच्छा रिवीजन होता है। कंटेंट पीडीएफ रोजाना न्यूज की साइट पर आके डाउनलोड करें। और जो बहुत गंभीर छात्र हैं, बोधी रिसोर्सेज के एक्स्ट्रा लिंक्स यूज करके और डाउनलोड्स करके अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हिंदी भाषी छात्रों के लिए बोधी भाषा में बोधी अनुवाद सेवा अलग से प्रारंभ हो चुकी है। भाषा की साइट पर जाके इसका इस्तेमाल करें। द 4 एडिटोरियल फॉर एनालिसिस टुडे आर विद ट्रेपिडेशन एंड होप। ये हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, गवर्नेंस एंड इंडियन इकोनॉमी से, बहुत ही खूबसूरत लेख। मैनेजिंग द रिस्क्स इन बैंक, ये एक टेक्निकल आर्टिकल है। इंडियन इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ पर बहुत अच्छे इनपुट्स मिलेंगे और इससे जुड़े बहुत सारे बोधी रिसोर्सेस हम आपको देंगे। अ डिजास्ट्रस ईयर फॉर बैनर ईयर फॉर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की बहस और कार्य योजनाओं के लिए एक बहुत ही विनाशकारी वर्ष 2016। और ट्रंप साहब के आने के बाद बहुत डर है कि 2017 और कहीं विनाशकारी ना हो जाए। देखेंगे बहुत सारे तथ्यों के साथ बहुत ही खूबसूरत लेख जो आपको अलग अलग स्तरों पे डायरेक्टली मदद करेगा। नीति आयोग एट 2, हाउ द प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग और कहां तक पहुंचा नीति आयोग, बेहद खूबसूरत टॉपिक। सो शैल वी बिगिन। बोधी न्यूज नोटबुक तैयार है, अच्छे से लिखने को आप तैयार हैं? ध्यान रखें, सिर्फ सुनने, देखने, समझने से ही यदि सब कुछ आ जाता तो क्या बात थी।
Trepidation and hope is the topic that deals with these domains: world politics and economy, and Indian politics and economy. This beautiful article is shown on the screen. Here are the key macroeconomic issues to watch out for in the year to come. आने वाले वर्ष में ये हैं कुछ स्थूल आर्थिक मुद्दे जिन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है. With trepidation and hope, डर और उम्मीद के साथ. The summary of this article. First, I will quickly share the summary. The summary of this article is January 2016, India was very hopeful and there was a slight fear. January 2017, India is fearful with a slight hope. How did this change happen? बहुत अच्छे से, बहुत से तथ्यों और करंट अफेयर्स के माध्यम से ऑथर ने स्थिति को समझाया है. आइए देखें. टाइम्स एंड सर्कमस्टांसेस कैन चेंज वेरी फास्ट इवन फॉर इकोनॉमीज. तो यदि भारत ये धोखे में है कि हम क्योंकि एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है इसलिए हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो हम बहुत गलत सोच रहे हैं. यह है पहली लाइन का मतलब. सो इवन फॉर इकोनॉमीज थिंग्स कैन चेंज वेरी फास्ट इफ द मैनेजमेंट गोज हेवायर और एक्सटर्नल सिचुएशंस चेंज और बोथ हैपन टुगेदर. सेकंड पॉइंट. इन जनवरी 2016 इंडिया सीम्ड ब्लेस्ड. 2016 जनवरी में हमें लगता था कि हमारा बहुत ही सौभाग्यशाली समय चल रहा है. नंबर वन, इन्फ्लेशन वाज जस्ट एट 5% एंड इट सीम सेट टू फॉल. मुद्रास्फीति की दर गिरती चली जा रही थी और केवल 5% ही थी. तब आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उनका नाम हमें जरूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा. और तब उन पे बहुत दबाव था कि आप और मुद्रास्फीति की दर गिराई, आप और इंटरेस्ट के रेट्स गिराइए क्योंकि मुद्रास्फीति कम हो गई है. और वो लगातार मना करते चले गए और वो फ्रिक्शन का बहुत बड़ा कारण था और बाद में उन्हें जाना पड़ा. हमें जरूर बताइएगा वो कौन थे, कमेंट्स में लिखिएगा. द वर्ल्ड वाज स्ट्रगलिंग. ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट इन द वर्ल्ड वाज desperately low despite all the monetary easing that the biggest of the biggest central banks in the world had done, including the Federal Reserve, the European Central Bank and so on. इस पर IMF, वर्ल्ड बैंक अलग अलग लोगों के अपने जीडीपी के ग्रोथ के फोरकास्ट आते रहते हैं. इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट हैड नैरोड शार्पली. भारत का चालू खाता घाटा बहुत तेजी से उस वक्त कम हुआ था. हम बहुत खुश थे क्योंकि उसकी फाइनेंसिंग करने से ही फिर सरकार के सारे कैलकुलेशंस गड़बड़ होने लगते हैं. कमोडिटी प्राइसेस वर फॉलिंग बिकॉज इंडिया इज अ नेट कमोडिटीज इंपोर्टर. हमारे लिए इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होती. कमोडिटीज यानी जिन्स बाजार दुनिया का जितना भी है, वस्तु बाजार, उसमें कच्चा तेल हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, बहुत सारी चीजें हैं. Third point, many developing nations are commodities exporters and they benefit from a hike in prices. कई विकासशील देशों को बहुत फायदा होता है जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं जिनका वो निर्यात करते हैं, जैसे कि ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, वेनेजुएला. अब वेनेजुएला की पूरी राजनीति कच्चे तेल की राजनीति थी. जब तक सब कुछ ठीक था, $100 $120 था, तब ह्यूगो चैवेज साहब वहां के राष्ट्रपति थे. उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका से पंगा ले लिया था. लेकिन कैंसर में हुई उनकी दुखद मृत्यु के बाद और कई वर्षों तक फिर अब लगातार तेल की कीमतें गिरने के बाद आज वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था टूट के कगार पर आ गई है. कौन है वेनेजुएला के राष्ट्रपति? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा. उन्होंने भी डिमोनेटाइजेशन हाल ही में किया था और वहां दंगे हो गए कुछ ही घंटों में, जिसकी वजह से फिर डिसीजन को वापस लेना पड़ा. बताइएगा सज्जन का नाम क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला. इंडिया हाउएवर इज अ नेट इंपोर्टर एंड गेट्स हिट व्हेन प्राइसेस राइज. तो भारत हमेशा दुखी होता है जब भी कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ती हैं क्योंकि हमें नेट एक्सपोर्टर नहीं है, हम एक नेट इंपोर्टर हैं. ऑल्दो फिनिश्ड पेट्रोलियम गुड्स के हम एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, बट रॉ मटेरियल के हम इंपोर्टर हैं. है मजेदार बात. फोर्थ, 2016 में नोन अननोन्स थे, 2017 में अननोन अननोन्स हैं. बहुत अच्छा लिखा है ऑथर ने. ये नोन अननोन्स का मतलब होता है ज्ञात अज्ञात. डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचेंगे, डोनाल्ड ट्रंप क्या कदम उठाएंगे. अब है अननोन अननोन्स. वो जीत के आ गए और अब लोग बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचेंगे, डोनाल्ड ट्रंप क्या कदम उठाएंगे. आई होप आपको बिंदु समझ में आया. विल ही हिट इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स एंड विल ही हिट चाइनीज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स. भारत एक्सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर, हमारे इनविजिबल खाते में वो आता है. चीन पावर हाउस है मैन्युफैक्चरिंग का. 1979 के देंग जियाओपिंग के रिफॉर्म्स के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों को मारेंगे? Federal Reserve, fifth point of America, has hiked the rate second time after 2008. मतलब 10 वर्षों में दूसरी बार ही अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं. क्योंकि वहां का जॉब मार्केट स्ट्रांग है तो फेडरल रिजर्व बढ़ाता है. इसकी बहुत बड़ी मार भारत को 100% पड़ेगी क्योंकि अमेरिका इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन. दुनिया भर के इन्वेस्टर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका ले भागते हैं जैसे ही वहां के रेट बढ़ते हैं क्योंकि रिस्क प्रैक्टिकली जीरो मानी जाती है अमेरिकन मार्केट की.
That's the reason Chinese have even invested more than $1 trillion in the government securities of America out of their huge, humongous $3.5 trillion of foreign exchange reserves. अब higher rates in US का मतलब है more capital flowing there, मतलब less flows for India, that means more capital outflows from India. बहुत कठिन स्थिति हो जाएगी post demonetization. 6 point and the worst part, dollar keeps strengthening. अब जैसे जैसे अमेरिका के मार्केट में बाहर से पैसा आता है तो डॉलर मजबूत होता चला जाता है. इससे भारत जो कि एक नेट इंपोर्टर है उसे फिर डबल मार पड़ना शुरू होती है, तो रुपया टूटता है. 3 चीजों से 0.6 में बैड न्यूज फॉर इन्फ्लेशन, हमारी मुद्रास्फीति की हालत खराब होती है, इंपोर्ट महंगे हो गए, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, इंपोर्ट महंगे हो गए, और इसी के बीच एक्सपोर्ट्स हैव बीन कंसिस्टेंटली वीक और हमारा फिस्कल डेफिसिट भी बहुत कम नहीं है. तो जिस मैडम ने ये ऑथर किया है इस आर्टिकल को, द लेडी दैट इज हु हैज ऑथर्ड दिस आर्टिकल फाइनली सेज, जब अंततः भारत में आर्थिक उठाव आ ही रहा था 0.7, मोदी जी ब्रॉट डीमोनेटाइजेशन. 8th, private investments are still very slow in India. Only public investments cannot keep the engine of economy whirring. RBI GDP growth forecast is down. ये तो खैर सबको पता ही है और मोदी जी को भी पता है और उन्होंने भी पब्लिकली स्वीकार किया है कि ठीक है शॉर्ट टर्म में होगा, इट्स ओके. जीएसटी स्टिल नॉट फाइनलाइज, अप्रैल होगा, जुलाई होगा, क्या होगा किसी को नहीं पता. ध्यान रखिएगा, जीएसटी पे जिनको ज्यादा अच्छी जानकारी चाहिए बोधी बूस्टर पर आइए, यहां पर आपको जीएसटी की कंप्लीट बोधी यहां पर मिलेगी, इसे ओपन कर लीजिए. हर बोधी समानांतर हिंदी में अलग से उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा. दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बोधी, बोधी मतलब आर्टिकल. इसे आप पूरा पढ़ें तो आपको जो कुछ जानना है जीएसटी के बारे में वो सब कुछ आपको यहां मिलेगा. और ध्यान रखिएगा, एवरी बोधी इज अवेलेबल इन पैरेलल इन हिंदी. तो आप हिंदी में पढ़ना चाहें क्लिक कर लीजिएगा, पूरी बोधी हिंदी में खुल जाएगी. हिंदी माध्यम के छात्र अक्सर बोलते रहते हैं कि हिंदी में तो अच्छा कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है. विशेष रूप से उनके लिए हमने हिंदी बोधी बूस्टर बनाया है जिसमें बहुत भयंकर मेहनत लगी है. आपका प्रेम हमें इस संसाधन के लिए मिले, ये हमारी उम्मीद है. गेटिंग बैक टू आवर डिस्कशन. डी 8th का, बैंक्स आर अनेबल टू लेंड मोर डिस्पाइट ह्यूज डिपॉजिट्स एज टेकर्स ऑफ यू. ये बहुत खतरनाक तथ्य है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए. बैंकों के पास डिपॉजिट्स भरे पड़े हैं टनों में. आज स्थिति ये है कि बहुत क्रेडिट दे नहीं पा रहे हैं, बहुत सी कंपनी ले नहीं पा रही हैं, और इस सब के बीच ओपेक के प्रोडक्शन कट से तेल की कीमतें बढ़ेंगी, कच्चे तेल की. सो फाइनली 2016 स्टार्टेड विद होप एंड सम फियर. 2017 is starting with fear and some hope. How things can change. I hope you enjoyed this quick analysis of what lies ahead in 2017 for the Indian economy. बोधी रिसोर्सेस फॉर डीपर स्टडी वेब लिंक स्क्रीन पर है, पूरी ढंग से टाइप कीजिएगा. वेब लिंक टाइप करते वक्त एक भी अल्फाबेट मिस हुआ बेटा तो लिंक नहीं खुलेगी. अमेजिंग दैट आई हैव टू से दिस, राइट. बहुत सारे रिलेवेंट आपको यहां पे रिसोर्सेस मिलेंगे. Some subjective essay type questions on this edit. Question 1, what are the major risks facing Indian economy 2017? 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे प्रमुख खतरे क्या हैं? Question 2, qualitatively 2016 was a year of hope for Indian economy. How did it deteriorate into 2017 being a year of fear? गुणवत्तात्मक रूप से 2016 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीद का वर्ष था. ऐसा क्या हुआ कि 2017 एक डरावना वर्ष दिख रहा है? Question 3, a thinker said there really is no silver lining to the cloud that hangs over the US and the world today. Analyze and comment. एक विचारक ने कहा, आज विश्व पर और अमेरिका पर जो काले बादल छाए हैं उनमें कोई रोशनी की किरण दिखाई ही नहीं देती. विश्लेषण करें और टिप्पणी करें. A technical article and a technical analysis managing risk in banks taken from Indian economy, banking and finance, constitution and law. सभी जानते हैं कि भारत में सरकारी बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह से एनपीएस के बोझ के तले चरमराई हुई है. ऐसा पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा हुआ है. The non-productive assets have totally created a stressful situation for Indian public sector banking.
leading many to even speculate that some of the banks would have collapsed. Was demonetization done precisely for that? One doesn't know. Managing risks in bank is a technical article which analyzes the various measures the governments have taken, not just the NDA but the UPA 2 government also, in order to understand and try and resolve this issue. इससे जुड़े बहुत सारे संसाधन आपको बोधि रिसोर्सेस पेज, जिसकी लिंक स्क्रीन पर है, वहां जाके डाउनलोड अवश्य कर लेने चाहिए. Let us begin. This article summarizes the state of public sector banks in India in the light of RBI's Financial Stability Report. ध्यान रखें, भारत का केंद्रीय बैंक RBI हर वर्ष 2 बार वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है, जून में और दिसंबर में. ये दोनों आपको बोधि रिसोर्सेस पेज पर मिलेंगे. बोधि रिसोर्सेस पेज पर जाने के लिए आप वो लिंक टाइप कर दीजिए जो आपको दिखाई गई थी और ये वेब पेज खुल जाएगा. On this web page, just scroll down and you will see the various headings. Respective headings में RBI की हेडिंग पर जाएं और वहां से इन रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर लें जो हमने RBI की वेबसाइट से ली है. आप डायरेक्टली वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं. यहां एक ही पेज होने से आपका काम और समय बहुत बचता है. दैट्स द ओनली एडवांटेज. द रिपोर्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम देयर साइट ओनली. तो साल में 2 बार ये रिपोर्ट आती है, उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं. क्वेश्चन 2. पॉइंट 2. व्हाट एग्जैक्टली आर बैंक्स? इस सुंदर लेख में ऑथर इसके बाद बताते हैं कि आखिर बैंक होते क्या हैं. इस बहुत सरल सवाल के बहुत सरल जवाब की गहराई को समझिएगा. Banks are those channels which ultimately collect and channelize the savings of crores of Indian citizens or citizens in any nation, and ultimately they push it or channelize it into those sectors which are industrial sectors, productive sectors, corporate sectors, so that money which would otherwise have been idle with crores of citizens gets productively used, so the civilization moves ahead. So banks are ultimately brokers between citizens and the final productive sectors. और ये सेवा देने का जो वो चार्ज लेते हैं वही उनका ग्रॉस ऑपरेटिंग मार्जिन बनता है, जिसमें से खर्चे वगैरह हटा दें तो नेट प्रॉफिट बन जाएगा. पॉइंट 3. बैंक एसेट्स आर एट रिस्क. आप सभी जानते हैं कि आज भारत में बैंकिंग व्यवस्था नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स के तले दबी हुई है. 3 चीजें. वाई? स्टेडी डिटीरियोरेशन इन एसेट क्वालिटी. इनकी परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आई है क्योंकि अर्थव्यवस्था के बहुत से सेक्टर्स लगातार दबाव में बने हुए हैं, जिससे उन सेक्टर्स में काम कर रही वो कंपनियां जिन्होंने ये लोन्स ले रखे हैं वो चुकाने की स्थिति में नहीं आ पा रही हैं. सेकेंड, लो प्रॉफिट्स, लो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक्स. अभी मैंने बताया था प्रॉफिट आता कैसे है. थर्ड, पुअर लिक्विडिटी. सिचुएशन हैज रिमेन्ड लाइक दिस फॉर सम टाइम नाउ, और यही वार्निंग रघुराम राजन साहब ने भी दी थी. फोर्थ, वन सिस्टमिक सोल्यूशन, एक प्रणालीगत समाधान. द ड्राफ्ट फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल, जो मसौदा वित्तीय संकल्प जमा बीमा विधेयक का प्रारूप था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि अब बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ या लैक ऑफ हेल्थ को देखते हुए टॉप प्रायोरिटी पे इस सिस्टमिक सॉल्यूशन को सरकारों द्वारा उठाया जाना जरूरी है. ड्राफ्ट ऑलरेडी तैयार है, लेजिस्लेशन बचा हुआ है. On the Bodhi Resources page, you can go and download the complete draft of this specific bill. समझ गए? RBI recently got a new deputy governor, Viral Acharya. The reason Viral Acharya has been brought in, कई लोग कह रहे हैं, जो कारण जिस वजह से उन्हें लाया गया है, he was formerly a member of Advisory Committee of Financial Sector Legislative Reforms Commission, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग. ये यूपीए 2 की सरकार ने 2011 में बनाया था ताकि भारत की पूरी वित्तीय व्यवस्था का जो कानूनी और संस्थागत ढांचा है उसको किस तरह से हम सुधार सकें,
इसके लिए कमेटी बनी थी, जिसमें ये एडवाइजरी कमेटी में वीरल आचार्य थे। तो उन्हें भारत की बैंकिंग की समस्याओं से अच्छे से वो वाकिफ हैं, इसीलिए शायद उन्हें लाया गया है। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो रिपोर्ट्स थी, पार्ट 1 और पार्ट 2, इंग्लिश और हिंदी, बोधी रिसोर्सेस पेज पर अपलोडेड हैं। जो सिंसियर स्टूडेंट डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डाउनलोड कर लीजिए। ये हमने ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट से ली हुई है। चेयरमैन ऑफ दैट कमीशन जस्टिस BN श्री कृष्णा। यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। द लेंडर्स कैन पोज रिस्क टू द वाइडर फाइनेंशियल सिस्टम एंड इवन टू द सोवरेन। अब ये सब हम बातें कर क्यों रहे हैं? असली खतरा, ये जितनी बैंकें हैं, जब ये डूबना शुरू होती हैं बिकॉज ऑफ NPAs, तो वो न केवल बाकी सेक्टर्स में खतरे फैलाने लगती हैं और पूरी वित्तीय व्यवस्था को खतरे में डालती हैं, वो संप्रभु की साख भी मिट्टी में मिलाने का मादा रखती हैं। संप्रभु, द स्टेट दैट इज इंडिया। कोई भी बॉन्ड जब भारत सरकार जारी करती है तो दैट्स कॉल्ड अ सोवरेन बॉन्ड, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द सोवरेन। वो तो कभी डूबेगी नहीं, सरकारें आती जाती रहेंगी, पार्टियां बनती बिगड़ती डूबती रहेंगी, सरकार और स्टेट तो कभी नहीं डूबेगा ना। दैट्स व्हाई द सोवरेन रिस्क हैज a very different connotation, and hence point 6 is important. Viral Acharya has been a proponent of the bad bank solution. तो ये bad bank क्या है, बुरा बैंक क्या होता है? सिंपल है, ध्यान से समझ लीजिए। बड़ी बड़ी बैंकों में जहां करोड़ों अरबों रुपए के लोन सैकड़ों सेक्टर्स को दिए गए हैं, कुछ सेक्टर्स अच्छा करते हैं, कुछ सेक्टर्स बुरा करते हैं। यदि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पूरी तरह से डूबने की कगार पे आ गए तो उन सेक्टर्स में जिन कंपनियों ने लोन्स ले रखे हैं वो वापस करने की स्थिति में नहीं आएंगे। अब यदि आपने सरकारी लेवल पे, कानूनी लेवल पे, संस्थागत लेवल पे समाधान ही नहीं दिया तो वो बैंक जो अदरवाइज बहुत अच्छा करती लेकिन कुछ सेक्टर्स के डूबने से खतरे में आ गई है, तो वो पूरा बैंक ही डूब सकता है। Hence, the bad bank solution is that the troubled assets should be cut off from such banks and all such troubled assets collected from multiple banks should be put together in one bank. और उस बैंक को बिल्कुल अलग ढंग से ट्रीट किया जाए ताकि अच्छे बैंक ना डूबें और उस बुरे बैंक के लिए सरकार कुछ अलग से समाधान निकालने का प्रयास अलग से करे। This is the basic long and short of the bad bank solution. Of course, it's a far more technical issue which you can dig up later in case you have a specific पेशे for that. इस पर गहराई से अध्ययन करने के लिए PT एजुकेशन के YouTube चैनल पर US रिसेशन एंड हाउसिंग क्राइसिस का लेक्चर देख लें। उसकी लिंक भी बोधी रिसोर्सेस के पेज पर आपको स्पेसिफिक मिल जाएगी। यहां पर जो टॉपिक वाइज लेक्चर्स की लिंक है, इसमें जाके आप देखेंगे तो रिसेशन वाले पूरे 2.5 घंटे के लेक्चर की लिंक अलग से मिलेगी। ऑल दिस इज अवेलेबल फॉर यू एब्सोल्युटली फ्री। Some possible exam questions on this topic. What factors led to the crisis in Indian banking industry? Analyze. वे कौन से कारक थे जिन्होंने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को इस तरह खतरे में डाल दिया है? विश्लेषण करें। Second, what are the roles and responsibilities of the RBI and the Finance Ministry in context of banking sector in India? भारत के बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में RBI और वित्त मंत्रालय के क्या भूमिका और जिम्मेदारियां हैं? Third, explain the bad bank concept. Is it workable in India? बैड बैंक या बुरे बैंक की अवधारणा को समझाइए, क्या इसे भारत में कभी भी लाया जा सकता है? I hope that the analysis that we just presented gave you enough material to be able to write mini or even a major essay on these crucial questions. A disastrous year, banner year for climate change. बहुत ही खूबसूरत लेख जो हमने लिया एनवायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, सोसाइटी एंड कल्चर, वर्ल्ड इकोनॉमी डोमेन से. This is the beautiful article, and this is why we keep rotating our articles from multiple newspapers, contrary to the foolish and idiotic belief that only one newspaper should be used to prepare for a certain exam. It's amazing how people continue believing in that absolute nonsense.
Record breaking low levels of snow cover in the Arctic, hundreds of Indians dying from heat stroke and other climate change perils in the year Donald Trump and his band of fossil fuel billionaires came to power. बहुत ही खूबसूरत सब हेडिंग है. सब हेडिंग का ये कहना है कि आर्कटिक क्षेत्र में रिकॉर्ड स्तर की कम बर्फ का बनना, ग्रीष्म ऋतु में लू चलने से सैकड़ों भारतीयों का मर जाना और अनेकों मौसमी परिवर्तन से जन्मी आपदाओं के वर्ष में डोनाल्ड ट्रंप और जीवाश्म ईंधन से अरबपति बने उसके मित्रों का सत्ता में आना. वेरी वेरी ब्यूटिफुली रिटन सब हेडिंग. The year 2016 witnessed record-breaking extreme temperatures and thin Arctic ice, and just then a climate change denier became the US president-elect. Remember, US is the second biggest carbon dioxide emitter at 19% of the world's figure. 2016 ने कीर्तिमान तोड़ दिए जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में. चरम तापमान हो या आर्कटिक बर्फ का पतलापन हो, सब कुछ रिकॉर्ड लेवल पे हो रहा है. और ठीक उसी वक्त एक ऐसे सज्जन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए जो कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन चीनियों द्वारा धोखे से फैलाया गया भ्रम है ताकि अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग की तरक्की को रोका जा सके. नहीं भूलें कि अमेरिका विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के 19% हिस्सेदारी के साथ दूसरा सबसे बड़ा कार्बन एमिटर नेशन है. पहली लाइन ही कितनी विचारोत्तेजक है. हाउ ट्रिमेंडसली इंस्पायरिंग द फर्स्ट लाइन इज. आंखों में आंसू लाने के लिए काफी है. ट्रम्प्स टीम इज मेड अप ऑफ डिनायर्स एंड कॉर्पोरेट बॉसेस दैट रेलिश फॉसिल फ्यूल. उसके बाद अगला बहुत ही गंभीर आरोप यह है कि ट्रंप जो अपनी टीम बना रहे हैं उसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो जलवायु परिवर्तन होने से ही इंकार करते आए हैं. ऐसे कुछ लोगों के नाम उन्होंने दिए हैं. तो एक नाम उन्होंने स्कॉट प्रूइट का दिया है जो ईपीए के खिलाफ मुकदमे भी पहले कर चुके हैं, वो ईपीए के बॉस बनने वाले हैं. दूसरे रेक्स टिलरसन है, एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति जो रूस के बहुत करीबी मित्र हैं और जो क्रीमिया एडवेंचर रूस ने किया उसके बाद अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, उसके चलते बहुत से संवेदनशील क्षेत्रों में ऑयल के लिए ड्रिलिंग नहीं कर पाए थे, वो बन गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. तो ऑथर बहुत घबराई हुई हैं इस वजह से. Paris Agreement was signed by 195 nations in April 2016 to limit the oil, coal and gas burning to keep global warming below 2 degrees Celsius. Trump may refuse to abide by the US commitment. आप सभी जानते हैं कि नवंबर 2015 में पेरिस सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंडर द UNFCCC बैनर. इस पे हमारी बहुत अच्छी बोधी एनवायरमेंट टॉपिक पे आपको मिलेगी. बोधी बूस्टर पे कोई भी बोधी यदि आपको कभी सर्च करनी हो उसका बिल्कुल सरल तरीका है. आप यहाँ पे होम पेज पे जाएं. होम पेज पे जाने के बाद आप ये सर्च फंक्शन को यहां डायरेक्टली ओपन कर लीजिए. जब आप ये सर्च फंक्शन को ओपन करेंगे इसमें आप कुछ भी एक कीवर्ड अगर टाइप कर देंगे तो वो कीवर्ड से संबंधित जो भी कंटेंट है वो आपको यहां मिल जाएगा. तो ये एनवायरमेंट पे एक बहुत खूबसूरत बोधी आपके सामने स्क्रीन पर है. हर बोधी इंटरनली हिंदी से लिंक्ड है, हर हिंदी बोधी इंटरनली इंग्लिश से लिंक्ड है. इस तरह आप इस एक्स्ट्रा एब्सोल्युटली फ्री रिसोर्स का भरपूर इस्तेमाल करें. नवंबर 2015 में पेरिस सम्मेलन हुआ. अप्रैल 2016 में पेरिस एग्रीमेंट हो गया. 195 देशों ने हस्ताक्षर किए और यह कहा कि हम अपने अपने कार्बन एमिशन कम करेंगे ताकि 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो, नहीं तो दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी. अब ट्रंप साहब के बारे में चिंता यह है, ही में सिंपली रिफ्यूज टू फॉलो. वो सीधे सीधे मना कर सकते हैं. इसीलिए फोर्थ पॉइंट बहुत अच्छा है. अमेरिका के एक मीडिया में कॉलमनिस्ट ने, एक लेखक ने ट्रंप को द फर्स्ट डेमागोग ऑफ द एंथ्रोपोसीन करार दिया था. डेमागोग का मतलब होता है रेबल राउजर या फॉल्स लीडर ऑफ द पीपल. एंथ्रोपोसीन इज द प्रेजेंट जियोलॉजिकल इपॉक विच इज बेसिकली द इपॉक इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन years of evolution where man is having a material impact on geology. Researchers have found that a 1 degree Celsius uptick led to a 7% increase in extreme rainfall intensity and increased flood risk. अब एक बहुत, ये कुछ पॉइंट्स हमने बीच में रखें क्योंकि एक पेज पे जगह कम रहती है और पूरा प्रेजेंटेशन नीट क्रिस्प रखना पड़ता है. 6 पॉइंट ये कहता है, 5वां पॉइंट ये कहता है कि अनुसंधानकर्ताओं को ये पता चला है कि जब जब 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़त होती है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर में
तो एक्सट्रीम रेनफॉल इंटेंसिटी और इंक्रीज फ्लड रिस्क में 7% की बढ़त हो जाती है ना, चरम मौसमी आपदाएं 7% से बढ़ जाती हैं. Scientists in many organizations in America are copying their huge climate data onto non-governmental servers as Trump administration में undo a lot of research. कितनी खतरनाक बात है. इसको आप गहराई से सोचेंगे तो अमेरिका में क्या डर फैला हुआ है वो आपको समझ में आएगा. पॉइंट 7, NOAA नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका 2016 की आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड. देखिए, आर्कटिक और एंटार्कटिक पूरे विश्व के, पृथ्वी के जो दो ध्रुव हैं, आर्कटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल एंटार्कटिक, ये पूरे क्लाइमेट रेगुलेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. उसके कुछ हॉरिबल ट्रूथ्स. 1. Arctic had the warmest year in 2016. Since 1990, Arctic has warmed by 3.5 degrees Celsius, twice the global average. Huge loss of ice is happening there. Record low snow cover is there. And record low sea ice depth. ये सब एक ही चीज बताता है कि वहां रहने वाली स्पीशीज जैसे कि पोलर बेयर वगैरह वो तो तबाह हो ही जाएंगी, मानवता कहीं तबाह ना हो जाए. 8 पॉइंट उसी से कंटेक्स्ट में है, पढ़ लीजिएगा, जो नॉर्वेजियन साइंटिस्ट ने फ्लोटिंग सी आइस के लिए बताया. 9. क्लाइमेट चेंज इज प्लेइंग अ रोल इन एम्पलीफाइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मेनी डिजास्टर्स. और फिर वो ऐसे भारत के कई डिजास्टर्स के बारे में बताते हैं. तो ऑथर का यह कहना है कि जलवायु परिवर्तन से जरूरी नहीं कि पूरे पूरे इवेंट्स उसकी वजह से हो रहे हों, लेकिन यह जरूर तय है कि जो इवेंट्स वैसे भी कभी होते उनकी तीव्रता बहुत बढ़ जाती है क्योंकि जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है. I hope this fine nuanced argument is clear. And the last point, climate change is created by the world's wealthiest and disproportionately suffered by the world's poorest. जलवायु परिवर्तन का निर्माण विश्व के सर्वाधिक संपन्न देश करते हैं कार्बन छोड़ छोड़ के, और इसका विषम प्रभाव विश्व के गरीबतम देशों द्वारा महसूस किया जाता है. I hope this point is clear. And overall, this means that we are headed for some really tough times ahead, and it will be interesting to watch what President Donald Trump ends up doing. इससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स आपको बोधि संसाधन पेज पर मिल जाएगी, तो आप वहां एनवायरमेंट, इकोलॉजी और क्लाइमेट चेंज पर जाकर रिपोर्ट्स जो चाहें वो डाउनलोड कर लें. The URL is on the screen. ध्यान से देखें और टाइप करें तो वो पेज बराबर खुलेगा. Few possible exam questions on this crucial issue. 1. Trump is the first demagogue of the Anthropocene. Analyze. मानव जनित भूगर्भीय काल में डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे नेता हैं जो बहुत बड़ा नुकसान करेंगे. विश्लेषण करें. सेकेंड, लिस्ट 7 फैक्टर्स दैट हैव लेड टू द प्रेजेंट क्लाइमेट क्राइसिस इन द वर्ल्ड. विश्व में चल रही जलवायु आपदा किन 7 कारकों से हुई, उनकी सूची बनाएं. थर्ड, एनालाइज द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ द फॉलोइंग एंड नॉट फॉलोइंग द पेरिस एग्रीमेंट 2016. पेरिस समझौता 2016 को मानने या न मानने के संभावित प्रभावों का विश्लेषण करें. An amazing article which analyzes the raison d'être for नीति आयोग. नीति आयोग जो योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर गया, उसके बनाने के कारणों और उसके कार्यों का विश्लेषण करता हुआ एक खूबसूरत लेख नीति आयोग एट 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, गवर्नेंस एंड इंडियन इकोनॉमी से के डोमेन से संबद्ध. यह है वो खूबसूरत लेख जो बताता है नीति आयोग एट 2 इट इज परफॉर्मिंग वाइटल फंक्शंस दैट आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द प्लानिंग कमीशन. नीति आयोग इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द प्लानिंग कमीशन एंड इज डूइंग थिंग्स डिफरेंटली. मूलभूत स्तर पर ही योजना आयोग जो पहले था उससे आज का नीति आयोग पूरी तरह से भिन्न है और यह कार्यों को बहुत भिन्न तरीके से अंजाम भी दे रहा है. प्लानिंग कमीशन वुड, योजना आयोग क्या करता? ए, प्रिपेयर द 5-year प्लान, सबसे पहले वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता. एंड बी, एलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट्स, भारत के सभी राज्यों को वित्तीय संसाधन मुहैया कराता. अब ये दोनों ही काम खत्म हो गए. द 12th 5-year प्लान एंडिंग ऑन 31st March 2017 will be India's last 5-year प्लान.
तो ये बता रहे हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना और उसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आने वाली है। एंड नीति आयोग डज नॉट एलोकेट एनी रिसोर्सेस आइदर, और नीति आयोग कोई भी संसाधन राज्यों को देता ही नहीं है। क्यों नहीं देता है वो थर्ड पॉइंट में बताया है। द 14th फाइनेंस कमीशन, देखिए 14वें वित्त आयोग ने ये बिल्कुल साफ साफ कह दिया था दैट द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द डिविजिबल पूल शुड बी 42% rather than 32%. So practically there was nothing left with the नीति आयोग to at its own discretion keep allocating amongst the various states. इसी वजह से, क्योंकि राज्यों को विभाज्य संग्रह में 32 के बजाय 42% हिस्सा मिल गया था, इसी वजह से अब नीति आयोग के पास राज्यों को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आई होप दैट इज क्लियर। द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द डिविजिबल पूल का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, नीति आयोग अब करता क्या है, इस बात को हमें बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। नीति आयोग बेसिकली डज 3 थिंग्स। सबसे पहले नीति आयोग प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, नीति आयोग आपस में प्रतिस्पर्धात्मक किंतु सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देता है। अब जिन्हें सहयोगी संघवाद बहुत गहराई से पढ़ना है, आपके लिए, ठीक आपके लिए हमने एक बहुत ही खूबसूरत बोधी इस पे बनाई है, और वो बोधी आपको मिलेगी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम से। ये रहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अ टॉर्टुअस रोड अहेड। इसे आप अवश्य पढ़िए, इसमें आपको इससे जुड़े सारे बिंदु मिल जाएंगे और भी कुछ गहरे बिंदु मिलेंगे। सेकेंड, हेल्पिंग द यूनियन गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज, केंद्र सरकार को विभिन्न बड़ी नीतियां बनाने में मदद करना। सर्विंग एज द गवर्नमेंट्स थिंक टैंक, भारत सरकार को अलग अलग प्रबुद्ध मंडल विशेषज्ञ समूह के रूप में मदद करना। और ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फंक्शन नहीं है, परस्पर अनन्य कार्य नहीं है। और ये 3 चीजें नीति आयोग को योजना आयोग से बिल्कुल अलग बनाती है। तो यदि कभी भी आपसे परीक्षा में कोई पूछे कि भाई नीति आयोग और योजना आयोग में क्या फर्क है, तो ये इसका उत्तर है। गवर्निंग काउंसिल इज मेड अप ऑफ ऑल द स्टेट चीफ मिनिस्टर्स एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, और इनकी पहली मीटिंग 8 फरवरी 2015 को हुई थी। तो नीति आयोग में जो शासनकर्ता परिषद है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4-5 लोग मिलकर चला रहे हैं, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और सारे केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स उसमें एक साथ अपनी राय रखते हैं। और उसके अलावा मेनी सब ग्रुप्स, मेनी टास्क फोर्सेस। मॉडल लैंड लीजिंग लॉ हैज बीन अ बिग अचीवमेंट। इनका कहना है कि जो उन्होंने एक प्रारूप आदर्श भूमि पट्टेदारी कानून बनाया, भारत में लैंड रिफॉर्म से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, मध्य प्रदेश ने उसे ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है, उत्तर प्रदेश ने उसके कई प्रावधानों को अडॉप्ट किया है, और अन्य राज्य उस बारे में सोच रहे हैं। पॉइंट 8, नीति आयोग ने बहुत बड़े बड़े सुझाव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म्स के बारे में दिए हैं, कृषि विपणन सुधार। अलग मंत्रालयों के पास कई राज्यों के बरसों से पेंडिंग इश्यूज पड़े थे, उन्हें सुधारने के बारे में, और बीमार सरकारी कंपनियों को किस प्रकार से डिसइन्वेस्ट किया जाए या बेच दिया जाए ताकि लॉक्ड एसेट्स फ्री हो सकें। बिग बैंग रिफॉर्म, और अब नीति आयोग एक महाविस्फोटक सुधार करने जा रहा है। बिग बैंग रिफॉर्म का मतलब होता है वृहद सुधार, उसका लिटरल मीनिंग है महाविस्फोट, एक्चुअल मीनिंग होगा वृहद स्तर पे सुधार। Scrap the Indian Medical Council Act 1956 and replace it by Medical Education Commission Act. नीति आयोग का ऐसा मानना है कि वर्तमान में जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 लागू है, उसकी वजह से भारत में मेडिकल शिक्षा का पूरा कबाड़ा हो गया है। अब एक नए कानून के जरिए न केवल एंट्रेंस एग्जाम होगी, एग्जिट एग्जाम्स भी होंगी। भारत में हर क्षेत्र में होना चाहिए। आईएएस बनने के बाद आप यूपीएससी परीक्षा को पूरी तरह क्रैक करके अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पे आईएएस तो बन गए। हर 3 साल में एक एग्जिट एग्जाम होनी चाहिए कि पिछले 3 साल में तुमने क्या अचीव किया। क्योंकि यदि वाकई में बड़ी बड़ी परीक्षाएं होने से, करवाने से और पास करने से देश महान बनते, तो 50 साल या 60 साल से भारत में दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाएं चल रही हैं, करोड़ों बच्चे देके लाखों बच्चे सफल होकर अपनी प्रतिभा के दम पे आगे बढ़े हैं। देश इतनी बड़ी समस्याओं से कैसे जूझ रहा है, देश उस तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो एक बात तो तय है, एंट्रेंस एग्जाम्स, द क्वालिटी ऑफ दैट हैज वेरी लिटिल
in the form of a linear connection with the prosperity of the nation. ये अब एक ऐसा मुद्दा है जो बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है, and it will be in our interest not to overlook it at all. ये बहुत कड़वी बात मैंने बोली, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन क्या करें, यदि भारत का इंटरेस्ट ध्यान में रखना है तो कड़वे बोल तो निकलेंगे। तो एग्जिट एग्जाम्स भी हों और इनपुट नॉर्म्स टू बी रिप्लेस्ड बाय एग्जिट नॉर्म्स, तो ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार है और इससे भारत की मेडिकल शिक्षा जगत में जो बड़ी बड़ी लॉबीज बनी हुई हैं, जिनके बड़े बड़े खेल हैं, वो तो तबाह हो जाएंगी। तो हो सकता है नीति आयोग ही तबाह हो जाए इसमें। भारत में अक्सर ऐसा हुआ है। नेशनल एनर्जी पॉलिसी ड्राफ्ट, अटल इनोवेशन मिशन एक्सेट्रा हैव ऑल्सो बीन mooted बाय नीति आयोग एंड दे काउंट दैट एज द अचीवमेंट। उसी के वाइस चेयरमैन ने ये लेख भी लिखा हुआ है जो आप देख रहे हैं। उनका नाम हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स में कौन है, और चेयरमैन कौन है नीति आयोग के, उनका नाम भी बताइएगा। फाइनली नीति आयोग इज ब्रिंगिंग आउट द 15-year विजन, 7-year स्ट्रेटजी एंड 3-year एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट। ये तीनों शब्दों में फर्क समझ लीजिएगा। 15-year विजन, 7-year स्ट्रेटजी, 7 वर्षीय रणनीति, तो पहला तो दृष्टिकोण था, फिर रणनीति, एंड 3-year एक्शन प्लान, योजना दस्तावेज। अब एक दूसरे नोट पे आपको बता दूं, 5-year प्लान्स पूरी तरह से अब निरर्थक हो गए। वो तो 2009 में ही समझ में आ गया था, 2007-8 के बाद से ही समझ में आ गया था। विश्व की अर्थव्यवस्था में जो डिसरप्टिव और स्टेप चेंजेस हुए हैं, उनकी वजह से पूरी तरह से 5-year प्लानिंग का कॉन्सेप्ट विफल हो चुका है। तो हाई टाइम दैट वी डिड इट एनीवे। Possible exam questions. What was the philosophy behind creating the नीति आयोग? Explain. नीति आयोग बनाने के पीछे क्या विचार था, समझाइए। Question 2. An evolving Indian economy and society needed an evolved think tank not rooted in centralized planning. Comment in the context of the नीति आयोग. तेजी से विकसित हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के लिए एक ऐसे विचारकों के दल की आवश्यकता थी जो केंद्रीयकृत योजना निर्माण से जुड़े हुए नहीं हों। नीति आयोग के संदर्भ में टिप्पणी करें। I hope our analysis helps you write mini and major essays on these 2 topics. बोधि भाषा संसाधनों का पूरा प्रयोग करें, विशेष रूप से हिंदी भाषी छात्रों के लिए बोधि अनुवाद। आप इसे bhasha.bodhibooster.com पर देख सकते हैं और बोधि बूस्टर के YouTube चैनल पर भी। For much deeper learning, enroll for Bodhi Booster Premium Services available separately. सब कुछ हिंदी में समानांतर उपलब्ध। आज का PDF news.bodhibooster.com पर जाके अच्छे से पढ़कर डाउनलोड कर लीजिए। तो बोधि न्यूज के इस अंक में इतना ही। संक्षिप्त व सारगर्भित विश्लेषणों की हमारी यात्रा इसी तरह जारी रहेगी। आपका प्रेम, स्नेह और सहयोग बनाए रखें, सजेशन देते चलें, समीक्षा लाइव सेशंस में एनरोल करके पूरा लाभ उठाएं। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते, जय हिंद।